the English medium. Today we are going to discuss about chapter number 3, that is constitutional design. Yesterday we have discussed a lot about chapter number 3, that is constitutional design. We have discussed a lot about making of Indian Constitution, about the Constituent Assembly. Now we will continue about the Constituent Assembly. So let's start. Why should we accept the constitution made by this assembly more than 50 years ago? We have already noted one reason one ago. The constitution does not reflect the views of its members alone. It expresses the broad consensus of the times. Many countries of the world have to rewrite their constitution afresh because the rules were not accepted by all the major social group or political parties. In some other countries, the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follows it. The experience of our constitution is different. देखिए कल हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में देखा था, वहीं से हम कंटिन्यू कर रहे हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया है। आप लोगों को मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अंदर बहुत सारे मेंबर्स थे और उन मेंबर्स ने मिलकर हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान तैयार किया, जो कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। अब देखिए 26 जनवरी 1950 से यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है। हमने अभी कोई कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं किया है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसी क्या खास बात है कि आज 70 साल हो चुके हैं और 70 साल से वही कॉन्स्टिट्यूशन को हम अपनाए हुए हैं। हालांकि हम बहुत से दूसरे देशों की बात करें तो दूसरे देशों का कॉन्स्टिट्यूशन कितनी बार रीराइट हो चुका है, लिखा जा चुका है। और इसके अलावा बहुत सी कंट्री ऐसी जहाँ जिस देश का कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक लिखित कॉन्स्टिट्यूशन बन के रह गया है, उसके ऊपर उसको फॉलो कोई नहीं करता, उसके ऊपर अमल कोई नहीं करता। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या ऐसी बात है कि आज हम 70 साल बाद भी उसको फॉलो करते हैं और 70 साल बाद भी हम उसके ऊपर चलते हैं, है ना। हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन इसके अंदर अमेंडमेंट हुए हैं, लेकिन कभी भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको डिनाई नहीं किया है या ये नहीं कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन को हमें चेंज करना चाहिए। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ खास बात है, वो हम देखेंगे। देखिए, over the last half century several groups questioned some provision of the constitution, but not all the social or political parties has ever questioned the legitimacy of constitution itself. देखिए बहुत सारे सोशल्स और पॉलिटिकल ग्रुप्स ने ये तो कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन की किन्हीं धाराओं में संशोधन होना चाहिए, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल या सोशल पार्टीज ने ये नहीं कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रामाणिकता है उसके ऊपर उन्हें सवाल नहीं उठाया। देखिए इसके बहुत सारे रीजन है। दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ एनी कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अचीवमेंट है, क्या हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने इतना बढ़िया हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया कि कोई भी इसकी प्रामाणिकता के ऊपर सवाल खड़े नहीं करता है। ओके, अब देखिए इसके कुछ कारण है, वो हम देखते हैं। The reason for accepting the constitution is that Constitutional Assembly represent the people of India. There was no universal date and surprise test and time. देखिए इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए उसने पीपल ऑफ इंडिया, इंडिया के लोगों को रिप्रेजेंट किया। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी उस समय पूरी तरीके से यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी इसको बनाने वाली प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी, है ना। तो ये पूरी तरीके से यूनिवर्सल एडेड फ्रेंचाइज नहीं था, लेकिन जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स थी उसके अंदर ज्यादातर जो लीडर्स थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ऐसी पार्टी थी जिसके अंदर हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय और हर एरिया के लोग शामिल थे। तो इस वजह से हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी वो उसे भले ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स ने बनाया, लेकिन उसके बावजूद भी वो इतनी ज्यादा प्रमाणिक है कि उसमें हर एरिया के, हर रीजन के, हर रिलीजन के लोग हैं। यदि हम यूनिवर्सल एडेड सरप्राइज की मदद से भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवाते तो वो इतनी ज्यादा कारगर साबित नहीं होती। तो एक कारण ये है कि इसमें सभी जाति, सभी धर्म, सभी संप्रदाय के और इसके अलावा अलग अलग भाषा को बोलने वाले अलग अलग एरिया के लोग थे। तो कहीं ना कहीं इन सब के व्यूज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। किसी को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने नकारा नहीं है, बल्कि हर किसी की जो व्यूज है, हर किसी के नजरिए वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है। जैसे जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, यहाँ तक के जो ट्राइबल्स लोग हैं तो उनका भी कॉन्स्टिट्यूशन में ध्यान रखा गया है, उनके लिए भी बहुत सारे प्रोविजंस हैं। Finally, the manner in which Constitutional Assembly
its use sanctions the constitution, the constituent assembly worked in a systematic and open consciousness manner. अब देखो दूसरा कारण ये है कि आज भी हम कॉन्स्टिट्यूशन को अपनाए हुए हैं और आज भी किसी भी पॉलिटिकल या सोशल ग्रुप ने इसे नकारा नहीं है। वो ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था ये बहुत ही सिस्टमेटिक मैनर्स के अंदर बन रहा था। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो बहुत सिस्टमेटिक, ओपन और कॉन्शियस मैनर्स के अंदर काम कर रही थी। सबसे पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स वगैरह डिसाइड किए गए और उसके ऊपर सभी एग्री हुए। उसके बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी बनी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के लिए ड्राफ्ट प्रिपेयर करते थे और इस दौरान बहुत सारी डिस्कशंस वगैरह होती थी। ओके, मोर देन 2000 अमेंडमेंट वर कंसिडर्ड। इसमें 2000 से ज्यादा अमेंडमेंट किए गए, संशोधन किए गए। द मेंबर डिलीवर्ड फॉर 114 days स्प्रेड ओवर 3 years। देखिए जो मेंबर है 114 दिन इन्होंने इसके ऊपर काम किया। ओके, तकरीबन 3 साल। Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly has been recorded and preserved। देखिए जो भी डॉक्यूमेंट वहां पर प्रेजेंट की जाती थी या जो भी व्यक्ति जिस बात को कहता था उसको प्रिजर्व किया जाता था। ओके, उसको नोट किया जाता था। These are called Constituent Assembly debates। इसको हम Constituent Assembly debates भी कहते हैं। When printed, these debates are 12 bulky volumes। जब इसको प्रिंट किया गया तो ये 12 बड़ी-बड़ी किताबें हो गई। These debates provides the rationale behind every provision of the Constitution. These are used to interpret the meaning of Constitution। अब देखिए ये जो डिबेट है ये कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजन है उसको डिसाइड करने में हमारी मदद की इसी डिबेट्स ने। और इसके अलावा इसका हम इस्तेमाल करते थे टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग इंटरप्रेट करने के लिए। ओके, तो ये भी एक कारण रहा है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भारत के सभी लोगों ने अपनाया, सभी वर्ग के लोगों ने अपनाया, सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों ने अपनाया। ओके, और आज भी हम इसे अपना रहे हैं और हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर गर्व है। ओके, अब हम देखते हैं गाइडिंग वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। In this book we shall study the exact provision of the constitution of the different subjects. At this stage let us begin to understand the overall philosophy of what our constitution is all about। देखिए अब हम यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी देखने जा रहे हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है और किस चीज के बारे में है। We can do in two ways। We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution। देखो हम इसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो फिलॉसफी है हम उसको दो तरीके से समझ सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो हमारे मेन लीडर्स थे उस समय उनकी जो स्पीच रही, उनका जो वक्तव्य रहा, तो उसके द्वारा हम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को समझ सकते हैं। बट इट इज इक्वली इंपॉर्टेंट टू रीड व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन से। लेकिन इसके अलावा ये भी जरूरी है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल क्या कहता है, उसको रीड करना भी जरूरी है। दैट्स व्हाई द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन डज। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी हम दो तरीके से समझ सकते हैं। एक तो उस समय जो लीडर्स थे उनके व्यूज, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद उनके व्यूज, उनका नजरिया क्या रहा, और इसके अलावा सेकेंडली हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीएम्बल है उसको पढ़ के। द ड्रीम एंड प्रॉमिस। देखिए अब हम ड्रीम और प्रॉमिस देखते हैं। सम ऑफ यू हैव नोटिस्ड नेम मिसिंग फ्रॉम द स्केचेस ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी। He was not a member of Constituent Assembly, yet there was a many members who followed his vision. Years ago, writing in his magazine Young India in 1931, he has spelled out what he wanted the Constitution to do। देखिए हमने हमने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में पढ़ा, लेकिन कहीं भी हमने इसमें महात्मा गांधी के बारे में नहीं पढ़ा कि महात्मा गांधी का कुछ इसमें रोल रहा है। लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें स्वयं महात्मा गांधी तो नहीं थे, लेकिन महात्मा गांधी के व्यू को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग वहां पर थे। और देखिए 1931 के अंदर ही एक मैगजीन है यंग इंडिया, उसके अंदर गांधी जी ने ये चाहा था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश के लिए, हमारे आजाद भारत के लिए कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। उस कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से हम जो चाहे वो कर सकें। अभी हम कर नहीं पाते हैं ना, क्योंकि अभी हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हैं, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा हो कि उसकी मदद से हम जो चाहे वो कर सकें। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद में जो गांधी जी हैं उनके विचार क्या थे वो हम यहाँ पर देखेंगे। I shall strive for a constitution which will release India from all the held down
communities. I shall work for an India in which the poorest shall feel that it is their country in poor's meaning they have of effective wise, and in India which there should be no high class and no lower class of the people. देखिए इन्होंने ये कहा कि मैं चाहता हूं कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन रहे जो इंडिया को, अभी जो इंडिया गुलाम है ब्रिटिशर्स का, वो इंडिया को बेड़ियों से निकाल के एक फ्री इंडिया और फ्री भारत बनाए। इसके अलावा ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए कि जो हर किसी के लिए काम करे, गरीब से गरीब के लिए भी काम करे, है ना, उसमें जो गरीब है वो भी अपनी आवाज को उठा सके, और जो हाई क्लास है इसमें कोई हाई क्लास नहीं हो और कोई लोअर क्लास ना हो। एन इंडिया इन विच ऑल कम्युनिटीज शैल लिव इन परफेक्ट हार्मनी। इसके अलावा जो हर कम्युनिटी है इंडिया की वो परफेक्ट हार्मनी के साथ में रह सके। There can be no room in such an India for the curse of untouchability। इसके अलावा जो अछूत है, इस टाइप का कर्स वगैरह हमारे इंडिया के अंदर नहीं रहे। ओके, और इसके अलावा जो ड्रिंक्स पीना है, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स वगैरह, ये सारे का सारा जो कर्स है, ये सारा का सारा जो अभिशाप है, ये भी हमारे यहाँ नहीं रहे। जो वुमेन है वो भी इक्वली राइट्स एंजॉय करे। आई शैल बी सैटिस्फाइड विद नथिंग एल्स। तो इसके अलावा इससे कम चीज से मैं सेटिस्फाइड नहीं हुआ। तो देखिए ये महात्मा गांधी के विचार थे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी कहीं ना कहीं इन वैल्यूज को रिफ्लेक्ट करता है। तो मतलब कहीं ना कहीं महात्मा गांधी के जो विचार है वो भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर देखने को मिलते हैं। ओके, दिस ड्रीम ऑफ एन इंडिया दैट हैड एलिमिनेटेड इनइक्वालिटी वाज शेयर्ड बाय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हु प्लेड ए की रोल इन मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए अब ये जो अनटचेबिलिटी को रिमूव करने का जो की रोल है इसको निभाया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। हालांकि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दोनों के विचारों के अंदर बहुत ज्यादा मतभेद था, और कहीं ना कहीं महात्मा गांधी को भीमराव अंबेडकर ने क्रिटिसाइज भी किया था उनके विजन्स के ऊपर। इन हिज कंक्लूडिंग स्पीच टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ही स्टेटेड हिज इनिशिएटिव वेरी क्लियरली। अब देखिए इनकी जो कंक्लूडेड स्पीच थी भीमराव अंबेडकर की, तो उन्होंने अपनी इस इनिशिएटिव को दर्शाया था कि जो अनटचेबल्स लोग हैं उनके प्रति हमें कुछ करना होगा, तभी भारत सही मायनों में भारत बन सकेगा। मतलब जब तक अनटचेबिलिटी यहाँ से दूर नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारी कास्ट के आधार पर अनटचेबिलिटी हो चुकी थी उस समय, तो जब तक इसको दूर नहीं किया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये भारत के लिए एक अभिशाप साबित ही होगा। जब तक के हर वर्ग हर क्लास के लोग अपने आप को इक्वल नहीं समझेंगे, तब तक वो कहीं ना कहीं जो एक रियल मकसद है कॉन्स्टिट्यूशन का वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये एनसीईआरटी इन्होंने पहले ही दर्शा दी थी। फाइनली लेटेस्ट अब देखते हैं एक और हमारे जो लीडर्स हैं उनके विचार हम यहाँ पर देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। On 26th of January 1950 we are going to enter a life of contradictions in politics. We will have equality, and in social and economic life we will have inequality. In politics we will be recognizing the principle of one man, one vote and one value. In the social and economic life we shall, by reason of our social and economic structure, continue to deny the principle of one man, one value. How long shall we continue to live this life of contradictions? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. देखिए एक और लीडर से जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनने के समय कहा था कि हमारे अंदर पॉलिटिकल यूनिटी है, हमारे अंदर पॉलिटिकल इक्वालिटी है, लेकिन हमारे अंदर सोशल और इकोनॉमिक, हमारी जो सोशल और इकोनॉमिक लाइफ है उसमें हमारी बहुत सारी इनइक्वालिटीज है। मतलब कि कोई भी जो ग्रुप्स ऑफ पीपल हैं वो डिफरेंट है, किसी के पास में पैसा ज्यादा है, किसी के पास में कम है, कोई मिडिल क्लास है, कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई पुअर है, कोई हाई क्लास है। इसके अलावा सोशली भी हम डिफरेंट है, कोई उस समय अलग अलग जाति अलग अलग धर्म संप्रदाय के लोग हुआ करते थे, अभी भी है, तो इसमें भी हम डिफरेंट है सोशली इकोनॉमिकली। तो देखिए हम पॉलिटिकली तो वन मैन वन वोट और वन वैल्यूज की पॉलिसी को अपना रहे हैं, लेकिन सोशल और इकोनॉमिक लाइफ की अगर हम बात करें तो वहां पर ये वैल्यूज नहीं है। ये केवल पॉलिटिकली हम वन मैन वन वोट वन वैल्यूज की प्रिंसिपल को अपनाए हुए हैं। यदि हमें सोशली और इकोनॉमिकली यदि ऊपर उठना है
तो उसके लिए हमें पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का निर्माण करना पड़ेगा, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी बनाना पड़ेगी, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा होना चाहिए हमें हमारे पास जिसमें हर व्यक्ति को समान अधिकार दिया गया। ओके, तो ये चीज भी हमारे एक देश के बड़े लीडर्स ने कही थी। अब इसके बाद में फाइनली हम टर्न करेंगे जवाहरलाल नेहरू के विचारों की तरफ, जो उन्होंने 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को दिए थे। तो ये आपको घर पे रीड करना है। इनके जो विचार है, इनका एक बहुत ही फेमस लेक्चर है जो आपको हर जगह मिलेगा, आपको इंटरनेट वगैरह पर भी सेवरल जगह पर मिल जाता है। तो इसको आप घर पे रीड करिएगा, ये आपका होमवर्क है। बाकी का हम कल देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।